हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैनिक अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 की सब्जेक्ट मैथ की क्लास का थंबनेल आपको लगा हुआ है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, हमारे विद्वान साथी वेद प्रकाश जी हैं, जो पिछले संडे को एक लंबी क्लास कक्षा 10 के बच्चों के लिए लिया था। आज फिर से वो क्लास लेकर आए हैं, तो हमने देखा कि सर क्लास ले रहे हैं, तो हमने कहा कि हम विजिट करते हैं, बच्चों से बात करते हैं कैसे क्या चल रहा है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 जो आपको दिख रहा है उसकी क्लासेस है। हम आपसे चाहते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक और एक बेहतर कंटेंट की चाहत है तो सैनिक अकेडमी से आप जुड़ें। हम पूरे विद्वान साथी मिलकर के आपको क्या आते हैं, एक अच्छे मुकाम तक, एक अच्छी विचारधारा, एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छे उत्थान की तरफ ले जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं पिछली कक्षा लगभग 2.5-3 घंटे के हमारे विद्वान साथी वेद प्रकाश जी ने लिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखें। आज की क्लास के लिए हम अपने साथी वेद प्रकाश जी को बुला रहे हैं कि आप क्लास कंटिन्यू करिए। बाकी हम तो क्लास भी हम जल्द ही अपनी भी शुरू करने वाले हैं। वेद प्रकाश जी आप आइए। ये हमारे हैं साथी वेद प्रकाश जी, बहुत ही जुझारू, नमस्कार बच्चों, बहुत ही संघर्षशील और कंधे से कंधे मिलाकर के, काहे से इन्हीं के भरोसे ये सारी चीजें अपने यहाँ हो रही हैं और सब लोग एक तरीके से, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्लास लीजिए और लंबे समय तक आप सैनिक अकेडमी से जुड़िए, संस्था को ग्रो कराइए और चैनल को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए। बाकी उम्मीद है कि क्लास आपको बेहतर लगेगी। क्लास कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल, अपने चैनल सैनिक अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की गणित में। आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी नाम का एक चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपको थोड़ा सा हम एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल साबित होगा या फिर आपको लगेगा कि हाँ मेहनत किया जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो आप अपना प्यार दुलार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। चैनल को आपने जोड़ा नहीं है, अपने आप से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी कंटेंट मिल रही है, तो आप लोग हम सब गुरुओं का जरूर सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। जैसा कि यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है इसका परिचय सीखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, मतलब पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एक आध दो उदाहरण हम लोग सीखेंगे। तो इस तरीके से क्या है समांतर श्रेणी, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। क्या बोला जाता है बेटा? एपी। ज्यादातर एपी ही यूज होगा आपकी बुक में। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एपी क्या चीज होती है? सबसे पहले श्रेणी से पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एक दो उदाहरण मैं देता हूं। एक दो उदाहरण का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके सामने है एक के बाद लिखा है 4 लिखा है, 4 के बाद लिखा है 9 लिखा है, 9 के बाद आपके सामने 16 लिखा है। तो इस तरीके से एक संख्याओं की सीरीज आपके सामने दिख रही है। इस तरीके से मैं एक और लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। इस तरीके से आपका ये आगे एक और आपको क्या दिख रहा है? अनुक्रम दिख रहा है। इस तरीके से ये जो आपका संख्याओं का क्रम दिख रहा है, एक संख्याओं का समूह दिख रहा है, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आएगा बेटा? इसमें नजर आएगा कि भैया
इसमें जो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के बाद आप देखोगे तो ये 4 है, 4 के बाद आप देखोगे तो ये क्या है भैया, ये आपका 1 है, 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक विशेष प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा होगा, एक विशेष प्रकार का पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो भैया 1 का वर्ग लिखा जा सकता है, इसको 2 का वर्ग लिखा जा सकता है, इसको 3 का वर्ग लिखा जा सकता है, इसको 4 का वर्ग लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं आगे का कुछ पद और ज्ञात करना चाहूं या फिर आगे की कुछ संख्याएं और निकालना चाहूं तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये 4 का वर्ग है, इसके बाद 5 का वर्ग आ जाएगा, फिर 6 का वर्ग आ जाएगा, फिर 7 का वर्ग आ जाएगा। इस तरीके से इसमें एक फिक्स पैटर्न नजर आ रहा है। ये जो संख्याओं का समूह है इसमें एक फिक्स पैटर्न नजर आ रहा है, फिक्स पैटर्न आपको नजर आ रहा है। वो फिक्स पैटर्न हमारे समझ में आ चुका है भाई। उसके बाद इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 है, 2 में फिर 2 का गुणा किया तो 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 आया, 8 में 2 का गुणा किया 16 आया, 16 में 2 का गुणा किया तो 32 आया। तो ये भी जो एक कुल मिला के जो संख्याओं का समूह है इसमें भी एक प्रकार का क्या नजर आ रहा है बेटा, इसमें नजर आ रहा है एक फिक्स पैटर्न। तो ध्यान रखना, जब संख्याएं फिक्स पैटर्न में बंधी हुई हों तो उस समय इनको बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अनुक्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अनुक्रम बोला जाता है। ये आपको अनुक्रम कहा जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से इसमें एक पैटर्न डाल दिया गया है। इस पैटर्न के सहारे हम लोग आगे की संख्याओं को निकाल सकते हैं कि भाई 32 के बाद क्या आएगा। आप भी बता सकते हो 32 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, इसी तरीके से 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। तो इस तरीके से कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा कि भैया कैसे कैसे ये संख्याएं बंधी हुई हैं। तो ऐसा जब एक संख्याओं का समूह दिखे और उसमें एक आपको फिक्स पैटर्न दिखे तो उसको बोला जाता है अनुक्रम, और अनुक्रम को बोला जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंस बोला जाता है, सीक्वेंस बोला जाता है, अनुक्रम बोला जाता है। अब बात आती है कि सर जी फिर सीरीज कहां से नजर आएगी आपको? तो इसमें समझना, अगर इन्हीं एक फिक्स पैटर्न में जो संख्याएं हैं इन्हीं को अगर मैं प्लस से या माइनस से, प्लस से या माइनस से आपस में जोड़ देता हूं, प्लस से या माइनस से आपस में जोड़ देता हूं तो ये फिक्स पैटर्न जो है यही बन जाता है श्रेणी। क्या बन जाता है? श्रेणी बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब इसमें प्लस या माइनस से इसमें जो पद आपको नजर आ रहे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है श्रेणी। अब बात आती है कि श्रेणी में एक तो समांतर श्रेणी है, हमें समांतर श्रेणी ही पढ़ना है, और आगे चल के अगर आप मैथ से जुड़े रहते हैं 11th में जब आप पढ़ते हैं तो 11th में आपको मिलने वाला है समांतर श्रेणी की जगह एक और श्रेणी जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक श्रेणी। कहने का मतलब यह है कि उसमें फिर आपको ज्योमेट्रिक मतलब गुणोत्तर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एपी देखने को मिल रहा है। तो 10 में आपको एपी सीखना है, उसके बाद 11th में जब आप चलेंगे तो वहां आपको जीपी सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में बात आ गई होगी कि कामा लगा के संख्याओं को अगर फिक्स पैटर्न में रखा जाता है तो उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं, प्लस माइनस से उन्हीं को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से समांतर श्रेणी होती है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी कैसे होती है, या फिर इसी पेज में हम लोग देख लेते हैं, इसी पेज में देखते हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या है, ये जानकारी के दृष्टिकोण से आप रखिएगा। बाकी अब हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या है? देखिए समांतर श्रेणी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब यह है कि जिस श्रेणी में
जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने यहां पे लिखा है क्या, जैसे आपके सामने लिखा है भाई दो के बाद फिर आता है मान लीजिए 4 लिखा, 4 के बाद फिर लिखा है 6 के बाद फिर लिखा है 8 के बाद फिर लिखा है 10, इसी तरीके से आगे बहुत सारे संख्याएं लिखी गई। अब बात आती है कि ये समांतर श्रेणी कैसे है, तो ध्यान रखना, जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। तो यहां देखो पहला, अब मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि पद क्या होता है। इसमें जो प्रत्येक संख्या दिख रही है इसी को श्रेणी का क्या बोला जाता है बेटा, पद बोला जाता है। इसी को श्रेणी का पद बोला जाता है। ये आपका पहला पद हो गया, इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद हो गया। और प्रथम पद के बाद इसको हम लोग द्वितीय पद बोलेंगे, ये आपका द्वितीय पद हो गया। द्वितीय पद के बाद ये आपका हो जाएगा तृतीय पद हो गया। इसी तरीके से आगे समझिएगा। तो इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, अंग्रेजी में टर्म्स बोला जाता है, पद बोला जाता है। अब ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपका दो क्रमागत पद का मतलब पहले पद के बाद कौन आएगा, दूसरा पद। तो इसमें इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाने से कितना आ रहा है, तो दोनों में अंतर आपका 2 नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर आपका 2 है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे की, तो इसमें जो अंतर आपको दिख रहा है वो भी कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। अगर मैं तीसरे और चौथे की बात करूं तो ये भी 2 का अंतर है। चौथे और पांचवें की बात करूं तो ये भी 2 का अंतर है। तो आप देख रहे हो कि जो क्रमागत पद आ रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसमें जो अंतर आ रहा है, मतलब बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाने से जो संख्या मिल रही है वो आपकी एक ही संख्या, समान संख्या मिल रही है, सब 2 है। तो ध्यान से आप देखोगे कि भैया ऊपर जो लिखा गया है वही बात इसमें लागू हो रही है, इस अनुक्रम में लागू हो रहा है। तो इस अनुक्रम को हम लोग कौन सा, समांतर श्रेणी कहेंगे। इस अनुक्रम को हम लोग क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अब बात आती है कि सर ऐसा और कोई उदाहरण आप दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए -1 है, -1 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 14 आ जाए। तो इस तरीके से आपका ये जो अनुक्रम आपको दिखेगा ये समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें आती हैं कि भाई समांतर श्रेणी में क्या क्या चीजें होती हैं, किसको कैसे हम दर्शाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं। देखिए अब यहां पे बात आती है कि किस तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए 2 है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। भाई अगर आप हिंदी में लिखोगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसमें कुछ सांकेतिक भाषा का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उसमें सांकेतिक भाषा का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। तो ध्यान रहे, इसमें समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, एक एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, प्रथम पद को हम लोग A से लिखेंगे या A1 से लिखेंगे या T1 से लिखेंगे, चाहे जिससे आप लिख दीजिएगा। आपकी बुक में जहां भी आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा है, A लिखा रहता है।
प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। A1 भी लिख दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। प्रथम पद के बाद बात आती है किसकी भैया, प्रथम पद के बाद बात आती है किसकी, सर्वांतर की। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर शब्द जो आएगा वो क्या होता है उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल सर्वांतर शब्द आएगा तो उसको हम लोग डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। और उसके बाद जब बात आएगी किसकी, जब बात आएगी यनमा पद की, यनमा पद की बात आएगी तो यनमा पद की बात आएगी तो हम लोग उसको ए यन से लिखेंगे। जब बात आएगी यन पदों के योगफल की, यन पदों के योगफल की, यन पदों के योग की, तो उसको हम लोग दर्शाएंगे। अभी मैं जितने भी सांकेतिक अक्षर हैं उनको मैं बता रहा हूं, उनको हम लोग दर्शाएंगे यन से। उसके बाद बात आती है कि अगर भैया पदों की संख्या की बात आएगी, पदों की संख्या की बात आएगी, पदों की संख्या को हम लोग दर्शाएंगे किससे, पदों की संख्या को हम लोग दर्शाएंगे एन से। किससे दर्शाएंगे, एन से दर्शाएंगे। एक इसमें एक शब्द और आता है अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद की जब बात आएगी तो उसको दर्शाएंगे स्मॉल एल से। अंतिम पद की जब बात आएगी तो उसको दर्शाएंगे किससे, स्मॉल एल से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि कैसे, देखो जैसे यहाँ पे ये आपका पहला पद है तो इस पहले पद को हम लोग ए लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों पदों के बीच अंतर, इन दोनों क्रमागत पदों के बीच अंतर, इन दोनों क्रमागत पदों के बीच अंतर, इनके पदों के बीच अंतर, देखो दो दो आ रहा है तो ये दो क्या है बेटा, यही दो आपका सर्वांतर है। जो अंतर सभी पद क्रमागत पदों में आता है उसी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल डी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही आगे चलेगा 100वां, 200, 300वां पद। तो उसके लिए अगर पदों की संख्या यन है तो उसको हम लोग बोलते हैं यनवा पद, और यनवा पद को एन से लिखा जाता है। यन पदों के योग को यन से लिखा जाता है, पदों की संख्या को यन से दिखाएंगे, अंतिम पद को यल से दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि कैसे समांतर श्रेणी में हमें सवाल करने। ठीक है, इतनी बात अगर आपके समझ में आई हो तो इन सब बातों को आप नोट कर लीजिएगा। एक एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी, आगे चल के हम लोग एक एक बात को सीखेंगे। चलिए देखिए, अब आगे आती है एक उदाहरण। उदाहरण का मतलब ये है बेटा कि आपके सामने एक उदाहरण नंबर 1 एनसीईआरटी का पहला जो उदाहरण है वो आपके सामने दिया है कि भाई एक एपी है जो कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम लोग चीजों को ये चेक करेंगे कि भाई ये एपी है कि नहीं। यहाँ लिखा है एपी है लेकिन हर जगह लिखा नहीं रहता है, तो एक बात आप और सीख लीजिएगा यहाँ पे कि जांचना है। जांच कैसे करना है एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जांच करना है एपी की जांच। एपी की जांच कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। भाई यहां तो बता दिया है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको रखना है। कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी है और कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी नहीं है, इस बात को आप जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला बात तो हमें पता है कि भाई सभी क्रमागत पदों के बीच अंतर को हम डी से लिखते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि पहला और दूसरा, तो दूसरे पद से जब पहला पद घटाएंगे तो पहला डी आएगा। तो हमें काम करना है एपी की जांच करने के लिए, एक D1 निकालना है, एक D2 निकालना है और एक D3 निकालना है। 3-4 सर्वांतर निकाल लेना है 3-4 क्रमागत पदों के बीच। कैसे निकालना है देखो। अब बात आती है कि D1 कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से, ये दूसरा पद हो गया, उसमें से पहला पद घटा दो। और दूसरा डी कैसे निकलेगा, दूसरा वाला डी कैसे निकलेगा, तो यहां तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। उसके बाद तीसरा डी कैसे निकलेगा, चौथे पद में से आपको तीसरा पद घटा देना। सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पे गड़बड़ डी लिख दिए।
सॉरी, यहाँ पे D2 निकालने के लिए आपको A3 माइनस A1 करना है और D3 निकालने के लिए आपको A4 माइनस A3 करना है। ध्यान रहे, इतना निकालने के बाद, मैं जांच करने की बात कर रहा हूं, इतना निकालने के बाद अगर D1, D2 और D3 तीनों क्या आ जाते हैं, तीनों बराबर आ जाते हैं। D1, D2 और D3 तीनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तब हम कहेंगे कि तब AP है। तब हम कहेंगे कि भैया दी गई श्रेणी AP है। और अगर D1, D2, D3 बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि AP नहीं है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जब AP होता है तो क्या होता है और नहीं होता है तो फिर क्या होता है, किस कंडीशन में नहीं होता है और किस कंडीशन में होता है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे भैया, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये इसको आप, ये जरूरी है, पहली प्रश्नावली में ये चीज आपको करने के लिए देगा कि आप चेक करिए कि कैसे ये AP है और कैसे ये AP नहीं है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं पहले उदाहरण पर। पहला उदाहरण दिया है भैया कि आपको ये देखना है कि ये AP एक दी गई है, क्या दी गई है, AP दी गई है, AP दी गई है। कौन कौन है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो हमने कहा था कि जैसे आप देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है तो कैसे करेंगे, यहां ध्यान से देखो। जैसे ही आपने देखा कि श्रेणी यहां पे है आपके सामने, जिसमें जो सबसे पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। दूसरे स्थान पे दूसरा पद, तीसरे स्थान पे तीसरा पद, चौथे स्थान पे चौथा पद। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका 3/2 है। तो अगर मैं बात करूं इसके प्रथम पद की, अगर मैं बात करूं इसके प्रथम पद की, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 3/2 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके सर्वांतर की, सर्वांतर आपका बन जाएगा क्या, सर्वांतर आपका बन जाएगा दूसरे में से पहला घटा दो। यही तो हमने कहा था भाई, 3-4 हमने निकलवाए हैं। अगर सर्वांतर निकालना है तो किसी एक का प्रयोग कर सकते हो आप, चाहे आप तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, कुछ भी घटा दो, सर्वांतर आपका आ जाएगा। तो 1/2 में जब 3/2 घटाओगे तो जो आने वाला है वही आपका सर्वांतर होगा। तो ये आपका बन जाएगा कितना, -2/2 और कुल मिला के -1। यही आपका क्या बन जाएगा, सर्वांतर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद आप देखते ही जान जाओगे। सर्वांतर के लिए दूसरे पद से पहला पद आप घटा दोगे। भाई ये वाला आपका दूसरा पद है A2 और ये वाला आपका पहला पद है A1, और A2 में से A1 जब घटा दिया तो रिजल्ट आपके सामने -1 आ गया। ये आपका है सर्वांतर और प्रथम पद। ठीक है, तो ये आपकी NCERT बुक का जो पहला क्वेश्चन तो नहीं है, पहला उदाहरण है। एक एक बात आपको हम क्लियर करा देंगे एकदम। आप लास्ट तक वीडियो में अगर बने रहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो सही चल रहा है, या फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पसंद आपको आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें भी आपको ये नहीं सोचना है कि सर लाइक कर देंगे तो हमारे ऊपर पहाड़ गिर गया। पहाड़ नहीं गिर जाएगा, एक लाइक करने से आपका पहाड़ नहीं गिर जाएगा, लेकिन लाइक करोगे तो मुझे आत्मबल मिलेगा और अच्छे से तगड़े से मेहनत होगी आपके सामने, और आपके सारी के सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, यहाँ संख्याओं की निम्न सूची में से कौन कौन से AP नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो अगले 2 पद लिखिए। अगले 2 पद लिखिए, ये बेहतरीन है। इसमें आपको थोड़ा सा अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा किस तरीके से। देखिए यहां पे लिखा है
संख्याओं की निम्न सूची में कौन कौन सा एपी है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 4, 10, 16, 22 के बाद डॉट। अब बात आती है कि सर जी अगर इसमें एपी कोई है, एपी अगर है तो फिर कैसे पहचानेंगे आप। देखिए हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि एपी की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपी की पहचान करने के लिए हम जो क्रमागत पद है मतलब दूसरे से पहला घटाएंगे, तीसरे से दूसरा घटाएंगे और चौथे से तीसरा घटाएंगे। अगर ये सभी बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये एपी है। उसके बाद सवाल में बोला है कि भैया सूची में कौन कौन एपी नहीं है, कौन कौन एपी नहीं है उसको बताना है। यदि इनमें से कोई एपी है तो अगले 2 पद निकालो। तो जो एपी आ जाएगा बेटा उसमें हम 2 पद और निकाल लेंगे, और वो 2 पद और कैसे निकलेंगे वो चीज आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करो ये एपी है कि नहीं है। एपी रहेगी कि नहीं रहेगी ये डिपेंड करेगा इसके सर्वांतर पर, इसके सर्वांतर पर डिपेंड करेगा कि ये एपी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पहला पद क्या है बेटा 4 है, दूसरा क्या है 10 है, तीसरा क्या है 16 है और चौथा पद क्या है 22 है। तो यहाँ पे अगर मुझे D1 निकालना हो, D1 निकालना हो तो D1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, मतलब 10 - 4 कर देंगे। कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अगर मैं बात करूं D2 की, अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो D2 निकालने के लिए हमने कहा था कि तीसरे पद में से तीसरा पद क्या है 16, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे तब आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं भैया D3 की, तीसरा सर्वांतर D3 की बात करूं तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चौथा पद है 22 में से हम 16 घटा देंगे तब भी रिजल्ट हमारा 6 आएगा। तो हमने कहा था कि जब ये सभी क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो यहां लिख देना चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों बराबर आ गए, तीनों जब बराबर आ गए बेटा तो तीनों बराबर आ गए तो हमें क्या करना होगा, हमें ये कह देना होगा अतः श्रेणी एपी है। क्या है, एपी है। और सवाल में बोला है कि अगर कोई एपी है तो अगले 2 पद और निकालिए। तो ध्यान रहे बेटा इसमें अगर आगे का 2 पद और निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे उसको समझिए जरा। आगे का 2 पद देखो कितना है अपने पास, A1 ज्ञात है, A2 ज्ञात है, A3 ज्ञात है, A4 ज्ञात है। आगे का 2 पद और कौन आएगा, A5 और A6। देखना ध्यान से देखते रहना। A5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला पद 4 है, 4 में क्या जोड़ा गया कि 10 आ गया। तो आपके समझ में आ रहा होगा कि सर जी 4 में 6 जोड़ दो तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 जोड़ दो 16 आ जाएगा, 16 में 6 जोड़ दो 22 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 6 क्या है सर, ये 6 क्या है, ये 6 भैया सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है। इसका मतलब है कि किसी भी पद में अगर सर्वांतर जोड़ देते हो तो उसके जस्ट बाद वाला पद आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पद में सर्वांतर जोड़ दिए तो उसके बाद वाला पद आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर मुझे A5 निकालना है, A5 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा कि A5 आए। तो A4 में किसमें बेटा, A4 में आपको क्या करना होगा, A4 में आपको क्या जोड़ना होगा, D जोड़ना होगा। तो आपको पता है D कितना निकल के आया है भाई, D1 D2 D3 ये 3 4 निकाले हैं वही तो D है ना। तो D कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। तो यहाँ पे अगर हम A4 की बात करें तो A4 कितना है भैया, A4 चौथा पद आपका है 22। कितना है, 22 है। इस 22 में कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 28। तो ध्यान रहे A5 आपका क्या निकल के आया, 28 आ गया। अगर मैं बात करूं A6 की तो A6 निकालने के लिए हम पांचवें पद में कितना जोड़ेंगे,
पांचवें पद में डी जोड़ देंगे। तो जब पांचवें पद में डी जोड़ोगे तो पांचवा पद कितना आया है 28 निकल के आया है। अभी अभी डी जोड़ दिया 6, तो ये कितना हो गया बेटा 34 हो गया। ये कितना हो गया 34 हो गया। तो कुल मिला के आगे का 2 पद और निकालने के लिए हमसे बोला था, तो ये हमने कर दिया। अब आपको अगर लगता है कि सर सवाल तो समझ में आ गई, अच्छे से सवाल समझ में आ गई, मैं एक काम करता हूं, अगर इसमें बोला है कि अगर एपी है तो 2 पद और निकालिए, तो एपी नहीं है उसको आप बताइए। तो एक मैं सवाल और ले लेता हूं जो एपी नहीं है, जो एपी नहीं है। इस तरीके से मैं वो वाली सवाल, जैसे मान लीजिए चौथा है 4 नंबर सवाल, इसी में मैं बता देता हूं यहीं पे 4 नंबर। बाकी के जो सवाल हैं बेटा उनको आप आराम से इत्मीनान से करिएगा, बेहतरीन तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब बात आती है कि जैसे चौथे वाले सवाल में देखेंगे तो चौथा सवाल लिखा है भैया 1, 3, सॉरी 3 नहीं है 2 है, 2, 3, इस तरीके से आपकी ये सवाल। अब इसमें पहला पद आपको दिख रहा है क्या? पहला पद आपको दिख रहा है क्या भैया? पहला पद आपको दिख रहा है 1। पहला पद आपको दिख रहा है 1। अगर मैं D1 निकालना चाहूं तो दूसरे में से पहला घटाऊंगा। दूसरा भी 1 है, पहला भी 1 है, देखो दूसरा पद 1, पहला पद 1, अगर मैं घटाऊंगा तो 0 आ जाएगी। अगर मैं D2 निकालूं बेटा, तो D2 निकालूंगा तो तीसरे में से दूसरा घटाना पड़ेगा, 1 1 है, 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं D3 निकालना चाहूं तो आपको बताया गया है कि D3 के लिए आप चौथे में से तीसरा घटा देना, तो चौथा 2 है और तीसरा 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखो D1 D2 D3 क्या बराबर है? नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, चूंकि D1 इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू क्या D3। अगर ऐसी कंडीशन इन तीनों चारों पांचों में से 3 4 5 चाहे जितना निकाल लेना आप, इनमें से अगर कोई भी बराबर नहीं आया तो दी गई श्रेणी फिर एपी नहीं होती है। यहां लिखना अतः श्रेणी एपी नहीं है। अतः श्रेणी क्या है भैया? अतः श्रेणी एपी नहीं है। अतः श्रेणी एपी नहीं। तो इस तरीके से आपके सामने दोनों तरह के सवाल आ गए कि अगर जो एपी आ जाता है तो उसको हम कैसे करेंगे। एपी आ गया तो उसके बाद आगे का 2 पद हमने निकाला, उसके बाद जो एपी नहीं आता है उसमें कैसे करना है, इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। ठीक है, अब इसमें बचता है बेटा, इसमें बचता है क्या? इसमें बच गया सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ईमानदारी आप लोग HW कर लेना, होमवर्क कर लेना, बैठ के अपने से कर लेना। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी ही बेहतरीन बात है कि बात समझ में आई और आपने बनाया। और नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उसका हल मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर कोशिश करूंगा, या फिर अगले वीडियो में आपको वो जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है